हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है हम अपने इस चैनल में HPSC PGT फिज़िक्स की सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है हमने वो है जीमान इफ़ेक्ट। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और क्लासिकली, क्वांटम मैकेनिकली या फिर सेपरेट सेपरेट भी आ सकता है कि नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट का या फिर एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट का। कंप्लीट करवा दिया है मैंने, नॉर्मल भी और एनोमलस भी एक ही जगह सारा कंप्लीट है इसी में। इसमें से जो भी D1 D2 भी अलग अलग आएगा तो भी हो जाएगा, अगर कंप्लीट होगा तो भी देख लेंगे। तो देखो जीमान इफ़ेक्ट क्या होता है। The phenomena of splitting of spectral line into a number of component line with the application of a magnetic field is called Zeeman effect. Zeeman effect एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट कर जाती हैं नंबर ऑफ़ कंपोनेंट लाइन में। और कंडीशन क्या है कि हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उसको क्या बोलते हैं, जीमान इफ़ेक्ट। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जीमान इफ़ेक्ट के लिए। एक पोल पीस है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, एक पोल पीस है मैग्नेट का बी। यहाँ पर एक सोडियम लैंप रख दिया है। जब आप पैरेलल टू द फील्ड देखोगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द फील्ड देख रहे हैं। यही लिखा है, सोडियम लैंप एस है, ए और बी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के पीसीज हैं। सबसे पहले नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट को देख लेते हैं। नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट क्या है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू 3 कंपोनेंट लाइन, ओरिजिनल लाइन एब्सेंट इन पैरेलल व्यू इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट। ये इसमें क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हम स्पेक्ट्रल लाइन को देखते हैं तो ओरिजिनल लाइन हमें, अगर आप पैरेलल देखोगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, अदरवाइज़ हमें 3 कंपोनेंट लाइन दिखेंगी। और इसमें नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट में और एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट में एक फ़र्क है कि नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट में जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हो गया, इसके कंपैरेटिवली यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब देखो, ये है मेरा जिंक सिंगलेट। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है V0, और जो लाइट हमें मिली है वो कैसी है, अनपोलराइज लाइट। यहाँ पर कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया है, फील्ड यहाँ पर क्या है, 0 है। अब यहाँ पर हमने फील्ड को अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई किया उसकी, अगर हम उसको पैरेलल टू द फील्ड देख रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में ही फील्ड अप्लाई किया है और वहीं से हम उसको देख रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जो ये इंसिडेंट वाली थी, जो मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल अनपोलराइज लाइट थी, वो ओरिजिनल लाइन हमें दिखाई नहीं देगी। 2 कंपोनेंट लाइन दिखेंगी, एक होगी कम फ्रीक्वेंसी की, एक होगी हायर फ्रीक्वेंसी की, V0 माइनस dV और एक V0 प्लस dV, और इन कंपोनेंट का नाम दे दिया सिग्मा सिग्मा। और ये जो 2 कंपोनेंट लाइन हमें दिखी हैं वो कैसी हैं, सर्कुलरली पोलराइज। ये कैसी थी, अनपोलराइज लाइट थी, और जब वो स्प्लिट कर गई, स्प्लिट करने के बाद 2 कंपोनेंट जो इसके मिले हैं वो कौन से मिले हैं हमें, सर्कुलरली पोलराइज। अब हम देखते हैं, जब हमने इसको परपेंडिकुलर टू द फील्ड देखा, अब हम इसको देखते हैं व्यू परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जिंक का सिंगलेट था, V0 इनिशियल थी फ्रीक्वेंसी, B जब 0 था। फिर उसके बाद जब हमने उसको परपेंडिकुलर टू द फील्ड देखा तो तीनों लाइन हमें दिखी, ओरिजिनल लाइन भी, V0 जिसकी फ्रीक्वेंसी थी, लेस वाली भी और हायर वाली भी। जो ओरिजिनल लाइन होती है उसको हम पाई कंपोनेंट बोल देते हैं, और दूसरे को हम बोल देते हैं V0 माइनस dV और V0 प्लस dV, सिग्मा सिग्मा दोनों को, और इसको पाई। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इस वाले केस में हम वैसे तो ये बोल देते हैं अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन थोड़ा एनोमलस से डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ क्या लिख दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है।
पहले ये डायग्राम से बताया, अब इसको हम थ्योरी में लिख देते हैं। जब हमारे पास वहाँ टाइम कम होगा तो ज़रूरी नहीं है हम थ्योरी लिख के आएँ, तो ये डायग्राम से भी चल जाएगा। अगर क्वेश्चन ही सिर्फ नॉर्मल जीमान इफेक्ट का पूछा है तो हम सारा लिख के आएंगे। तो व्हेन द मॉडिफाइड लाइट इज ऑब्जर्व्ड पैरेलल टू द फील्ड देन ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज फाउंड टू स्प्लिट इनटू द टू कंपोनेंट लाइन, कि जब हम उसको पैरेलल में देखेंगे तो सिर्फ टू कंपोनेंट लाइन दिखी। One line has higher frequency V0 plus dV and other line has lower frequency V0 minus dV. Original light is not observed in presence of magnetic field and the original line is unpolarized and two component line are found to be circularly polarized. और उनको क्या नाम दिया? टू कंपोनेंट लाइन को आर कॉल्ड सिग्मा कंपोनेंट। अब नेक्स्ट है, जब हमने उसको व्यू परपेंडिकुलर टू द फील्ड देखा, देन स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू थ्री कंपोनेंट। नंबर फर्स्ट सेंट्रल कंपोनेंट जिसको पाई बोलते हैं हैज़ फ्रीक्वेंसी वी नोट, वन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी वी नोट प्लस डी वी एंड सेकेंड हैव लोअर फ्रीक्वेंसी वी नोट माइनस डी वी। दे आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस, जो सेपरेशन होता है ना वो इक्वल होता है इनके बीच का सेपरेशन। दे आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस। ओरिजिनल लाइन इज अनपोलराइज एंड ऑल थ्री कंपोनेंट लाइन आर फॉर्म टू बी प्लेन पोलराइज। जो ओरिजिनल लाइन तो दोनों केस में ही क्या है? अनपोलराइज है। पहले वाले में तो सिर्फ दो ही लाइन दिखी थी, वो भी कैसी थी? सर्कुलरली पोलराइज। और परपेंडिकुलर वाले केस में तीनों लाइन दिखी हैं और तीनों कैसी हैं? प्लेन पोलराइज है। नॉर्मल जीमान इफेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल एज इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी गिवन बाय लॉरेंज। इसको नॉर्मल इसीलिए बोला क्योंकि क्लासिकल थ्योरी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि किसने दी थी? लॉरेंज ने दी थी। अब हम बात कर लेते हैं एनोमलस जीमान इफेक्ट की। अभी हमारा नॉर्मल जीमान इफेक्ट रहता है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन देंगे एनोमलस की, स्टार्ट बाद में करेंगे। एनोमलस जीमान इफेक्ट जो है उस पर हम वीक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे तो भी वो स्प्लिटिंग दिखा देगा। स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइन, उसमें तो क्या था? सिर्फ थ्री कंपोनेंट थे, इसमें क्या है? मोर देन थ्री कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ए वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एनोमलस जीमान इफेक्ट। वैसे वीक नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इनका कंपैरिजन करें जब नॉर्मल और एनोमलस का, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में होती है और ये वीक मैग्नेटिक फील्ड में। एनोमलस जीमान इफेक्ट को एनोमलस क्यों बोलते हैं? एज इट कांट बी एक्सप्लेन फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, और ये किससे एक्सप्लेन होता है? बाय क्वांटम थ्योरी से। इसमें कैसे होती है? थ्री से ज़्यादा स्प्लिटिंग। सोडियम का डबलेट है D1 और D2, एक की वेवलेंथ है 5896 एंगस्ट्रॉम, एक की वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम। जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो था तो ओरिजिनल लाइन थी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो था तो ओरिजिनल लाइन थी। तो एक में तो क्या होता है? 4 स्प्लिटिंग होती है और एक में क्या होती है? 6 स्प्लिटिंग होती है। यहाँ देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो सिग्मा कंपोनेंट, पाई कंपोनेंट, पाई कंपोनेंट, सिग्मा कंपोनेंट। जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो इसकी 6 लाइंस में स्प्लिटिंग हुई, सिग्मा सिग्मा, पाई पाई, सिग्मा सिग्मा। अब ये तो थोड़ा सा हमने वैसे बीच में बता दिया एनोमलस जीमान इफेक्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपना कि कैसे, कि हमने बोला था नॉर्मल जीमान इफेक्ट को नॉर्मल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्लासिकल थ्योरी से जो लॉरेंज ने दी थी उसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, कोई भी अगर पेयर्ड है कोई इलेक्ट्रॉन तो उसकी स्पिन क्या होती है? या तो अपर स्पिन या फिर लोअर स्पिन। तो या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? टेंजेंशियल। तो वेलोसिटी वेक्टर भी ऐसे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी वेक्टर भी टेंजेंशियल ही जाएगा। तो और इनमें एक फोर्स लगता है अट्रैक्शन, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ, Fc। जब हम ये देखते हैं तो राइट हैंड पाम रूल से जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है यानी करंट अपोजिट डायरेक्शन में,
फोर्स यहाँ लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, एक बारी तो क्या लगेगा, इनसाइड लगेगा, और एक बारी क्या लगेगा, फोर्स आउटसाइड में लगेगा। यानी कि बैलेंस नहीं हो रहा, कि यानी फोर्स जो है नेट फोर्स या तो एफ सी प्लस एफ बी है या फिर एफ सी माइनस एफ बी है। तो क्लॉकवाइज में जब हम थे तो रिजल्टेंट फोर्स जो आया, दो फोर्स हैं, सेंट्रीप्यूटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, क्योंकि इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसकी वजह से एफ बी फोर्स आया। तो जब क्लॉकवाइज चल रहा था, ये जब राइट हैंड पाम रूल लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे क्लॉकवाइज जब मूव कर रहा है तो कैसे डायरेक्शन आई और कैसे ये ऐड हो गया, इनसाइड में फोर्स की डायरेक्शन आई, तो एफ सी प्लस एफ बी। और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो फोर्स क्या है, एफ सी माइनस एफ बी, ये डायरेक्शन है इसकी। और ये थ्योरी किसने दी थी, मैंने ज़्यादा डीप मतलब बिल्कुल ऐसे थ्योरी सारी नहीं लिखी, थोड़ा थोड़ा करके बताया क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके भी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लॉरेंज। तो क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज E है, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। वो पीछे दिखाया है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी v के साथ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और v की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा, v हमारा है आर ओमेगा। अब इसमें पुट करते हैं आर ओमेगा, तो v आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ये क्या आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये तो था जब हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। तो व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह ई ले लेंगे, तो एफ बी क्या हो जाएगा, ई वी बी। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, या तो क्या आ रहा है, फोर्स लगाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद या तो फोर्स में से कुछ कम हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है, तो दोनों एफ सी प्लस माइनस के एफ बी और एम आर फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या तो ओमेगा प्लस में सम चेंज डी ओमेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर आया था ना, ओमेगा प्लस डी ओमेगा हमने ले लिया कि जो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा उसको ऐसे दिखा दिया कि एम आर ओमेगा प्लस डी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमने लिया ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई न्यू, डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई डी न्यू। आप पुट करो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, मैग्नेटिक फोर्स कितना है ई वी बी इज इक्वल टू, इसको सोल्व करो, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस डी ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ओमेगा इंटू डी ओमेगा। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे और ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू पुट करेंगे और डी ओमेगा की जगह 2 पाई डी न्यू पुट करेंगे, और जब सोल्व करेंगे तो डी न्यू की जो वैल्यू आएगी, यहाँ लेंथी हो जाएगा इसलिए मैंने स्किप कर दिया, और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखना पड़ेगा हमें क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि डी न्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस ई बी बाई 4 पाई एम। इम्पोर्टेंट है ये रिलेशन, जीमान शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये तो क्या हो गया, जीमान शिफ्ट हो गया फ्रीक्वेंसी में। अब अगर हम इसको लैम्डा की टर्म में लिखें, इन टर्म ऑफ लैम्डा, न्यू की वैल्यू क्या होती है सी बाई लैम्डा, तो डी न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव कर लेंगे, माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, वेयर डी लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द चेंज इन वेवलेंथ, और इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड जीमान शिफ्ट इन स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये जैसे जीमान शिफ्ट था फ्रीक्वेंसी का, यहाँ जीमान शिफ्ट क्या है वेवलेंथ का, तो यहाँ पुट करो डी न्यू की वैल्यू क्या, ई बी बाई 4 पाई एम, और इसकी जगह क्या पुट कर दिया, डी न्यू की जगह माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, डी लैम्डा की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर बाई सी ई बी बाई 4 पाई एम। अगर आपको इतना भी याद है और न्यूमेरिकल में अगर ये पूछ लिया तो यहाँ से आप खुद भी कर सकते हो, इजी था यहाँ तक। उसके बाद देखो ये हो गई हमारी क्लासिकल थ्योरी। अब हम थोड़ा सा क्वांटम थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या कहती है नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट की क्वांटम थ्योरी।
देखो ये क्या कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, तो उसका अपर वाला पोर्शन ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है कि क्लॉकवाइज वाला पोर्शन कि वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। और अगर हम उसी चीज़ को हम जैसे कोई बैंगल है, ऊपर से करंट जा रहा है, ऐसा लग रहा है साउथ पोल है, उसका लोअर वाला पोर्शन ऐसे लगता है जैसे नॉर्थ पोल हो। ये तो हमने पढ़ भी रखा है। और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और ये उसकी मैग्नेटिक मोमेंट है। और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड है, प्रिसेशन दिखा रखी है इसकी। और अब देखो तो ये देखो म्यू एल बाई एल की जो वैल्यू होती है, ये थोड़ा ना मैंने इसमें थ्योरी आएगी वो मैंने लिखी नहीं है, स्किप कर दी बस ये, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है डायग्राम। तो आप ये बना के आना, इसको इसी से पता चल जाएगा आपको, थ्योरी में भी यही लिखना है। तो ये देखो म्यू एल बाई एल इज इक्वल टू -E/2m। ये रिलेशन याद भी करना है, लार्मोर थ्योरम, लार्मोर प्रिसेशन है, और वैसे भी याद करना पड़ेगा ये रिलेशन, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। तो म्यू एल बाई एल इज इक्वल टू -E/2m। म्यू एल क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट होती है एसोसिएटेड विद दी ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी, म्यू एल होगी। ये ना थोड़ा छोटा बड़ा जो होता है ना, ये अगर ये छोटा है तो ये बड़ा, ये अगर ये छोटा है तो ये बड़ा। तो आप थोड़ा डायग्राम अपने आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, थोड़ा मेरे अगर ड्रॉ करने में गड़बड़ हो गई हो ना तो आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद है एल, यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन की। तो म्यू एल को कैसे लिखेंगे, एल उधर जाएगा, -E/2m एल। अब देखो मैग्नेटिक जो पोटेंशियल होती है ना, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, Vm क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। हमें पता ही है वैसे भी रिलेशन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, हम +2 क्लास में भी पढ़ते थे, -mb cos थीटा। एम क्या होता था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ वाले केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, म्यू एल है, तो -mb cos थीटा था, यहाँ क्या हो जाएगा फिर म्यू एल बी cos थीटा, वेयर Vm क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B। अब इस म्यू एल की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो Vm इज इक्वल टू E/2m LB cos थीटा। अब हमें पता है L को क्या लिखते हैं, L स्टार H कट। L स्टार की क्या वैल्यू होती है, L इंटू L+1। L क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2 अप टू 100। तो म्यू बी जो होता है बोहर मैग्नेटोन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, EH/4πm। वैसे भी याद रखना पड़ेगा आपको ये रिलेशन, और याद भी होगा आपको कि म्यू बी क्या होता है, EH/4πm, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। अब मैं इसमें पुट करूँगी इस रिलेशन को, तो EH/4πm की जगह मैं क्या पुट करूँगी, म्यू बी। तो पहले इसको हम ऐसे टर्म में बना लें, E/2m तो है। अब हमें पता है L को लिखते हैं L स्टार H कट, L की जगह L स्टार H कट लिखूँगी। H कट को कैसे लिखते हैं, H/2π। तो बन गया ये रिलेशन तो पूरा EH/4πm। और ये पता है हमें L स्टार कोस थीटा को क्या लिखते हैं, ml लिखते हैं, स्मॉल ml। L स्टार कोस थीटा को हमने क्या लिख दिया, ml कोस थीटा। तो यहाँ देखो, तो Vm इज इक्वल टू EH/4πm BmL, उसकी जगह हमने लिख दिया BmL। तो म्यू बी BmL हो गया कंप्लीट। तो ये म्यू बी है, ये बी है, ये ml है। तो ये हमारी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड म्यू बी BmL। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, तो जब ये जो एनर्जी की स्टेट है इनिशियल है, ये एनर्जी की स्टेट फाइनल है। मैग्नेटिक फील्ड 0 था, जब फॉल करी, ट्रांजिशन हुआ, तो फ्रीक्वेंसी जो निकली h0 निकली, वो क्या है, ओरिजिनल लाइन की है h0, जो किसके इक्वल है, इनिशियल माइनस फाइनल फॉर ओरिजिनल लाइन। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ क्या है, इनिशियल
ये फाइनल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जब फ्रीक्वेंसी जो इसमें से निकली वो क्या है, एच न्यू है, ई आई माइनस ई एफ, और न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा एम एल, देखो यहाँ से डेल्टा एम एल ई बी बाय 4 पाई एम, एच तो कैंसिल हो गया ना, ई बी बाय 4 पाई एम, ये आ गया हमारा। और E इज इक्वल टू क्या है, ई नोट प्लस में वी एम, ये थोड़ा सा चेंज आ गया वी एम का। फ्रॉम सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल से क्या पता चला, ओनली दोज ट्रांजिशन आर अलाउड डेल्टा एम एल, जिसके लिए क्या है 0 प्लस माइनस 1 है, जो वही ट्रांजिशन हमारी अलाउड होंगी जिनके लिए डेल्टा एम एल की वैल्यू या तो 0 है या प्लस माइनस 1 है। अब है V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ई बी बाई 4 पाई एम, डेल्टा एम एल अगर 1 है, V इक्वल टू वी नॉट डेल्टा एम एल अगर 0 है, V इक्वल टू वी नॉट माइनस ई बी बाई 4 पाई एम, डेल्टा एम एल माइनस 1। तो ये देख लो आप, ओरिजिनल लाइन थी ये वाली है वी नॉट माइनस ई बी बाई 4 पाई एम, ये वी नॉट प्लस ई बी बाई 4 पाई एम, और जो ये जिमान शिफ्ट होता है ये डी न्यू ई बी बाई 4 पाई एम। तो इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डी वी सिग्मा, और न्यू इक्वल टू न्यू नॉट पाई, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट माइनस डी वी इक्वल टू सिग्मा। उसके बाद है इसका हमने बनाया है कि किस तरीके से इसमें ट्रांजिशन हुआ। देखो ये L1 है और ये क्या है, L2 है। L1 है तो उसमें कितने में ब्रेक होगा, अगर L1 है तो ML की वैल्यू क्या होगी 1 0 -1, अपर हम जो पॉजिटिव वाला है वो अपर रखते हैं, तो इस L को स्प्लिट कर दिया 3 पार्ट में, देखो एक 1 एक 0 और एक -1 में। फिर 2 है, 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा ML, -2 से +2 तक ऊपर पॉजिटिव रखते हैं, तो ML में क्या एक देखो +2 और एक नीचे -2 +1 -1 और 0। अब ट्रांजिशन दिखा देते हैं, वही वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है जिसके लिए डेल्टा ML क्या है +-1 है। पहले हम देख 0 +-1 और 0, पहले डेल्टा ML अगर 0 की बात करें तो 1 -1 0 -0 -1 -1 डेल्टा ML 0। अगर 1 की बात करें तो 2 -1, यहाँ क्या है 1 -0 और क्या है माइनस, यहाँ से देखो क्या है ट्रांजिशन 0 -1। अगर हम बात करें -1 की तो 0 और -1, और क्या है ट्रांजिशन में -1 से 0 -2 से -1 तक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट। अगर मैं क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट भी इसी में करवाऊंगी तो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, तो आई थिंक इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट पूछा तो इसमें, और क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक